तो आज हम देखेंगे बिहेवियर किसी भी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का एसी में क्या होता है। रजिस्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है जब ये सब अकेले होते हैं, इंडिविजुअली। ठीक है, सिंगली, एक टाइम पे एक ही। जैसे एक हमने ले लिया रजिस्टर, इसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ हमने मान लिया वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। 5 में नहीं जा रहा मैं, जा सकते हैं बट ठीक है, सिंपल रखो उसको। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने अकेला इंडक्टर जोड़ दिया, तो अकेला इंडक्टर जोड़ दिया एसी के सोर्स से। फिर से बाकी सब चीजें सेम रहेंगी कि ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। और थर्ड पार्ट में हम एक कैपेसिटर को जोड़ देंगे ऑल्टरनेटिंग सोर्स, यानी कि उसी ईएमएफ के सोर्स से, ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे बिहेवियर से हमारा मतलब क्या है? बिहेवियर से हमारा मतलब है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। करंट और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या होगा, उस चीज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर। ठीक है, तो अगर हमारे पास में ईएमएफ है, उसकी वैल्यू तीनों केस में सेम है, वो ये वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमको करंट निकालना है तीनों केस में कि करंट कितना आएगा। रजिस्टर के केस में करंट कितना आएगा, इंडक्टर के केस में करंट कितना आएगा और कैपेसिटर के केस में करंट कितना आएगा। फिर उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर वाला केस ले लेते हैं। रजिस्टर वाले केस में अगर हमको करंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ ये हर जगह वैलिड है, तो यहाँ पे भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम जब ईएमएफ की वैल्यू रखेंगे तो वो आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे में आर। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ये जो वैल्यू आई ई नॉट अपॉन आर, क्योंकि ई नॉट क्या है, वो ईएमएफ की पीक वैल्यू है। तो ये किसकी पीक वैल्यू हो जाएगी, ये पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हो आप, एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू किसकी, करंट की। तो इस तरह से यहाँ पे हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। करंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी यहाँ पे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे वैल्यू आ गई। और जो ईएमएफ था, ईएमएफ हमारे पास जो गिवन था उसकी वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से दो बातें देख सकते हैं। एक तो पीक वैल्यू वाली बात देख ली हमने कि पीक करंट निकालना, तो तरीका क्या है उसका, ई नॉट बाय आर। दूसरी बात जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि दोनों के अंदर साइन फंक्शन है और दोनों का जो एंगल है वो सेम है। दोनों का एंगल यानी कि फेज, इसको फेज बोलते हैं, ये फेज सेम है, दोनों के लिए फेज सेम है। तो जो फेज करंट का होगा वही फेज ईएमएफ का होगा एंड वाइस वर्सा। इस चीज से हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज से हम ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारा ईएमएफ है वो ऐसे है, तो हमारा जो करंट होगा वो भी इसी लाइन के अलोंग होगा। हो सकता है लेंथ ज्यादा हो सकता है लेंथ कम हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारा ईएमएफ ऐसा है तो करंट भी वैसे ही होगा। जो एंगल है ईएमएफ का वो ओमेगा टी है, तो करंट का एंगल भी ओमेगा टी ही आएगा। या तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं या फिर इसको शो करने का एक तरीका दूसरा भी होता है। तो जो दूसरा तरीका हो सकता है उसमें हम यहाँ पे इसको जो डायग्राम होता है साइन का या कॉस का, उस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हम बोले कि ईएमएफ है तो ईएमएफ ये है, अगर ईएमएफ का ग्राफ है वो ये है, तो करंट का ग्राफ कैसा आएगा, तो करंट का ग्राफ वो कुछ ऐसे आ जाएगा। हो सकता है कि उससे कम एम्पलीट्यूड हो सकता है कि उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड भी हो, लेकिन आएगा करंट ऐसे ही। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी रजिस्टर के लिए करंट और ईएमएफ
दोनों ही किसमें होते हैं, सेम फेज में, यानी कि वो एक साथ चेंज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ रजिस्टर के लिए। अब हम नेक्स्ट केस में बात करेंगे इंडक्टर के लिए। तो जब इंडक्टर के लिए बात करनी है तो इंडक्टर वाले केस में हमारे पास में ईएमएफ तो ये रहा, हमको करंट निकालना है सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे, तो इंडक्टर के लिए हमको पता होनी चाहिए एक बात कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर का, जो वोल्टेज होता है इंडक्टर का, उसकी वैल्यू होती है -L/di/dt। ये वैल्यू होती है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर की। इसको एक सेकेंड, अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ पॉज करके, सेलेक्ट हो जाता है क्या, सेलेक्ट हो सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से उसको। तो जो वोल्टेज होगा इंडक्टर का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -L/di/dt। और ये वोल्टेज क्या करता है, ये अपोज करता है इसको, जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, जो बाहर से सप्लाई आ रही है जिसकी, उसको अपोज करता है ये। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सप्लाई ईएमएफ है वो ये रहा। तो जो वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो होगा माइनस ऑफ दिस वोल्टेज। इसको मैं ई से लिख सकता हूं, जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो ये वैल्यू आएगी -E0 साइन ओमेगा टी। और इसको मैं इक्वेट करूंगा, तो इस वैल्यू से इक्वेट करूंगा -L/di/dt, ये वाली वैल्यू। इससे हम इसको इक्वेट करेंगे, तो यहां से ये कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास में माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसमें वो आएगी हमारे पास में E0 साइन ओमेगा टी E0 साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू L/di/dt। तो यहां से आप di को अलग रख लो, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दो। यहाँ से आ जाएगा तो E0/L साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ गया dt। ये वैल्यू आ गई हमारे पास di की। अब यहाँ से आगे जाने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो उससे एक तरफ di का इंटीग्रेशन और एक तरफ इसका इंटीग्रेशन, E0L साइन ओमेगा टी dt। तो जब यहां से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो di का इंटीग्रेशन, तो वही चीज dx का इंटीग्रेशन, तो वो x होता है, तो वैसे ही di का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा i। फिर यहाँ पे E0 और L दोनों कांस्टेंट हैं, साइन का इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। और जो अंदर वेरिएबल होता है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना होता है इंटीग्रेशन के दौरान, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो जब मैं ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सिर्फ ओमेगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो अकेली ओमेगा आएगी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी -E0/L cos ओमेगा टी, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे एक ओमेगा, इस तरह से। तो बेसिकली जो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास वो ये आएगी, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो करा है यहाँ पे वो विदाउट लिमिट्स करा है। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लगाई ना, इसलिए हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात हम बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं, और वो ये बोल सकते हैं कि जो C होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखो, जो ईएमएफ है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ टाइम के प्रोपोर्शनल है। पे हम बड़े इजीली बोल सकते हैं कि ईएमएफ टाइम पे डिपेंड करता है। जब ईएमएफ टाइम पे डिपेंड करेगा, जो करंट होगा वो भी टाइम पे डिपेंड ही करेगा, टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा करंट भी, क्योंकि करंट का सोर्स ईएमएफ है। जब सोर्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो उसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो इसीलिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकती, या तो ये जो कांस्टेंट टर्म है या तो ये टाइम का फंक्शन होती, तब ठीक होता। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बस एक ही ऑप्शन है कि ये टर्म क्या हो जाए, 0। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में -E0/L cos ओमेगा टी। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको cos को हैंडल करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो ईएमएफ था, जो हमने गिवन लिया था ईएमएफ, उसमें साइन था। जो हमारा ईएमएफ था वो E0 sin ओमेगा टी है। तो जब ईएमएफ में साइन है तो हमें इस कॉस को साइन में ले जाना होगा ताकि हम कंपेयर कर सके। तो E0/ओमेगा L बाहर है, यहाँ पे हम इसको अंदर ले गए तो -cos ओमेगा टी। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता cos π/2 प्लस ओमेगा टी, तो ये क्या होता, तो π/2 का मल्टीपल आता तो cos बदल जाता साइन में। और क्वाड्रेंट ये सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें कॉस नेगेटिव होता, तो ये आता माइनस साइन ओमेगा टी। अगर मैं इस तरह से करता तो मेरे पास में माइनस कॉस ओमेगा टी है। इसको अगर मैं साइन के टर्म्स में बदलना चाहूं तो कैसे बदल सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन ओमेगा टी -π/2, तो मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया कि पहले तो मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन लूंगा, माइनस साइन को कॉमन लूंगा तो ये बनेगा -sin ओमेगा टी -π/2, क्योंकि साइन में हम ऐसे कर सकते हैं। साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ -θ, ये इक्वल होता है -sin θ के। तो यहां से फिर अब हम कॉस को लिख देते हैं cos ओमेगा टी। तो हमारे पास जो रिप्लेस करने वाली चीज थी वो ये हो गई कि हम जो -cos ओमेगा टी है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे sin ओमेगा टी -π/2 से, ताकि थोड़ा सा हमारा जो कंपैरिजन वाला काम है वो इजी हो जाए। तो अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, फाइनली करंट की वैल्यू आ चुकी है E0/ओमेगा L। और जो हमारे पास ये टर्म थी -cos ओमेगा टी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। हमारे पास जो टर्म आ गई वो आ गई sin ओमेगा टी -π/2। अब यहां से कंपैरिजन करना आसान है। करंट की वैल्यू ये आई है, और जो ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू वो है हमारे पास E0 sin ओमेगा टी। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस टर्म की, ये वाली टर्म, ये टर्म। तो अभी हमने देखा कि जो वैल्यू आई करंट के हमारे पास, वो वैल्यू ऐसी आई E0/ओमेगा L, और यहाँ पे आया sin ओमेगा टी -π/2, ये इंडक्टर के लिए।
और जो हमारे पास ईएमएफ जो हमने गिवन लिया था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक तो ये जो चीज है ये किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है पीक करंट को, यानी कि आई नॉट को। तो आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब जो करंट होता है वो होना क्या चाहिए, अगर ऊपर ईएमएफ है यहाँ पे करंट है तो ओम्स लॉ, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, ये किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ अपॉन या करंट या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस की जगह पे, तो इसको लिखते हैं एक्स सी, एक्स एल सॉरी, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस तो लिखूंगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब तो फिर वो दूसरा वाला हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते हैं इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू में एल। और ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जोड़ सकते हैं, तो ओमेगा की जगह हम यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे न्यू लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा डीसी की, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सएल 0 होता है। तो डीसी में जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का वो 0 होता है, इसलिए वो उसको पूरी तरह से अलाउ करता है। कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक कंडक्टिंग वायर हो। और अगर बात करें एसी की, तो एसी में एक्सएल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसको। और दूसरी चीज रही फेज की, तो ईएमएफ का फेज था ओमेगा टी और करंट का फेज आया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे है, कितने फेज से, पाई बाय 2 फेज से। इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ईएमएफ लीड करता है, लीड्स अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2 फेज। दोनों तरीके से बोली जा सकती है बात। तो अगर मैं इसको ग्राफ से शो करूं, तो उसको ग्राफ से शो करने में अगर मैंने ईएमएफ को ये शो करा तो करंट क्या होगा, करंट इससे पाई बाय 2 पीछे आएगा, तो करंट कुछ ऐसे आएगा, पाई बाय 2 पीछे रहेगा क्योंकि एंगल को हम ऐसे माइनस करते हैं। और अगर हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे, तो अगर ईएमएफ है ये, अगर ये है ईएमएफ, तो करंट क्या होगा, तो करंट पाई बाय 2 पीछे है इससे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पाई बाय 2 पीछे होने का मतलब क्या हुआ कि जो काम ईएमएफ पाई बाय 2 पे कर रहा है वो काम वो पाई पे करेगा, या फिर जो काम ईएमएफ 0 पे कर रहा है, क्योंकि करंट लेट चल रहा है ना, तो जो काम ईएमएफ 0 पे कर रहा है वो काम करंट कहाँ कर रहा होगा, पाई बाय 2 पे, क्योंकि वो लेट चल रहा है। तो करंट का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आएगा। फिर जो काम ईएमएफ पाई बाय 2 पे कर रहा है वो काम करंट कहाँ करेगा, वो काम करंट करेगा यहाँ पे पाई पे, यानी कि मैक्सिमम होने का। तो जो ग्राफ बनेगा करंट का, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। जो भी मैचिंग होगी वो आप कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि करंट उससे पाई बाय 2 पीछे से चल रहा है। उसका एक तरीका और होता है, उसका दूसरा तरीका होता है इसको बनाने का, कि आप करंट को नॉर्मली बना लो, आपने बना लिया इसको, अब आपको पीछे करना है, मतलब आपको बिहाइंड ले जाना है पाई बाय 2। तो क्या करो, इस वाई एक्सिस को यहां ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ पाई बाय 2 के, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। जब ये वाई एक्सिस हो जाएगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये वाई एक्सिस हो गया तो आपका ग्राफ कैसा बना, आपका ग्राफ ऐसा बना। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अगर पाई बाय 2 पीछे ले जाना हो तो वाई एक्सिस को पाई बाय 2 पीछे ऐसे खिसका दो, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। तो इनको डायग्राम्स को बोलते हैं फेजर डायग्राम्स। अभी कैपेसिटर वाला डेरिवेशन रह गया, उसको बाद में देखते हैं। तो इसमें हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, और इसका ईएमएफ है सपोज ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम इंडक्टर और रजिस्टर को पहले कर चुके हैं, तो अब कैपेसिटर बचा है। अब इसके लिए हमको निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए पहले हमको चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना आसान है क्योंकि कैपेसिटर के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे C पता है और V की जगह क्या आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो ये हमको वैल्यू मिल गई किसकी, ये हमको वैल्यू मिल गई चार्ज की। अब करंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, करंट का फॉर्म होता है करंट डी क्यू बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से c और ई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, साइन का डिफ्रेंशिएशन बचेगा अंदर। साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर जो भी है उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई और करना पड़ता है, तो ओमेगा टी से मल्टीप्लाई और करेंगे तो हमारे पास जो करंट निकल करके आएगा, करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी सी ई नॉट, और ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी को करोगे डिफ्रेंशिएट तो ओमेगा बाहर आएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, और यहाँ बचेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास जो ईएमएफ था, जो गिवन था, ईएमएफ की वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस कंपेयर करना है, तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, तो इस कॉस ओमेगा टी को मुझे साइन के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई नॉट ओमेगा सी, इसको मैं लिख दूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो देखा जाए तो साइन है और पाई बाई 2 का फैक्टर, तो साइन बदलेगा कॉस में, क्वाड्रेंट ये सेकेंड है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसकी वैल्यू कॉस थीटा होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक ये है चीज काम कर जाएगी कि साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस थीटा होता है। तो अब कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ करंट में भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो ईएमएफ में ओमेगा टी था और करंट में आया है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि करंट पाई बाई 2 फेज आगे है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं। ये जो चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है करंट से, करंट की जो कॉस या साइन वाली टर्म है उससे, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। तो यहाँ पे ये पीक वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट आया वो कुछ ऐसे आया, ई नॉट ओमेगा सी, और फिर यहाँ पे आ गया था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे बोला था कि ये जो चीज़ है ये मैक्सिमम करंट को शो कर रही है, मैक्सिमम करंट को शो कर रही है आई नॉट को। तो आई नॉट इसको ऐसे तो लिख लूंगा, लेकिन वैसे होता क्या है, करंट ईएमएफ बटे में रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ तो ई नॉट है, तो इस जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में ले जा करके 1/ओमेगा सी, ताकि जब ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये चीज़ तो ईएमएफ हो गई, तो ये जो चीज़ है जो नीचे है जो टर्म, इस टर्म का नाम, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, रेजिस्टेंस को, तो इसको बोलते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी में उसको बोलते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई न्यू इंटू में सी। तो अगर बात हो डीसी की, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को जाने ही नहीं देता, पास होने नहीं देता। और अगर एसी की बात करें तो एसी में फ्रीक्वेंसी की फाइनाइट वैल्यू होती है, तो जो कैपेसिटर होता है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है, बट उसको अलाउ करता है, एसी को अलाउ करता है। इसीलिए जो कैपेसिटर होता है वो काम करता है एज अ फिल्टर। कई जगह देखोगे आप ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक में, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वहाँ पे हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे, और भी बहुत जगह पे कैपेसिटर जुड़ेगा, जहाँ पर भी कैपेसिटर जुड़ेगा वहाँ पे वो फिल्टर करने का काम करेगा, एसी को पास कर देगा, डीसी को पास नहीं करेगा। याद कैसे रखते हैं इसको हम, कि अगर कोई कैपेसिटर दिया हुआ है तो अगर कोई एसी करंट आ रहा होगा तो एसी करंट तो सांप की तरह होता है, तो वो यूं करके निकल जाएगा ऐसे, जबकि जो डीसी करंट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, तो वो टकरा करके वापस लौट जाएगा। तो डीसी को कैपेसिटर मना कर देता है, एसी को वो अलाउ करता है।
तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई, आप यूनिट्स निकाल करके देख सकते हो। आप यूनिट्स एक्सी के निकालोगे तो वो ओम वाले ही आएंगे, ट्राई कर सकते हो। एक्सी की वैल्यू थी 1/ओमेगा c, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू में सी। तो ऊपर तो आ गए टाइम के यूनिट, नीचे के यूनिट्स की बात करूं तो 2 पाई का कुछ नहीं, सी यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैसे निकाल सकता हूं, तो एनर्जी से भी निकाल सकता हूं, बहुत तरीके हैं, Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो सी की वैल्यू होगी Q/V। ये कूलम में तो करोगे, इसको ट्राई कर लेना है इसको। तो जो XC होता है और जो XL होता है, दोनों के यूनिट्स ओम आते हैं। अगर प्रॉब्लम आई यूनिट निकालने में तो मुझे कमेंट में बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे भी नोटिस, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी, वो ये कि फेज डिफरेंस। तो जब हमारा EMF E0 साइन ओमेगा टी था, तो हमारा जो करंट आया वो कुछ ऐसे आया, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है वो EMF को लीड कर रहा है बाय π/2। करंट आगे चल रहा है फेज में, π/2 फेज में, या फिर EMF है, वो EMF करंट से लैग कर रहा है बाय π/2। इसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे ड्रॉ कैसे होगी ये चीज, जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो अगर मान लो यहाँ पे ये है हमारा EMF, इसका एंगल है ओमेगा टी, करंट इससे π/2 आगे आएगा, तो करंट इसमें यहाँ शो होगा इस तरह से। या फिर अगर हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं, तो अगर सपोज ये हमारा EMF है, ये है EMF करंट कलर वाला, तो यहाँ पे करंट कैसा होगा आप देखो, जो करंट है वो π/2 आगे है। π/2 आगे होने का मतलब क्या हो रहा है, π/2 आगे होने का मतलब ये है कि जो काम EMF सपोज कर रहा है 90 डिग्री पे, वो काम करंट कहाँ कर चुका है, वो काम करंट ऑलरेडी 0 पे कर चुका है। जो काम EMF 90 डिग्री पे कर रहा है वो काम करंट ऑलरेडी 0 पे कर चुका है। तो EMF 90 पे मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम 0 पे हो चुका होगा। फिर जो काम EMF 180 पे कर रहा है, करंट वो काम 90 पे कर चुका होगा। तो ग्राफ जो बनेगा करंट का वो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। या फिर जो दूसरा तरीका बताया था शिफ्ट करने का y एक्सिस को, उसमें कैसे कर सकते हैं, सिंपल बना लो करंट को ऐसे। अब आपको π/2 आगे ले जाना है तो इस एक्सिस को π/2 आगे ले आओ। आपका जो नया y एक्सिस होगा वो नया वाला y एक्सिस ये हो गया, ये ब्लैक वाला। तो नया y एक्सिस ये हो गया, तो उसके रेस्पेक्ट में देख लो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो ये ब्लू वाला ये क्या शो करेगा, आपका करंट। इन डायग्राम्स को बोलते हैं फेजर डायग्राम्स, कई बार अलग से भी पूछते हैं। तो अगर हमने इंडिविजुअली बात करी यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि अगर हम तीनों को कंपेयर करें, अगर हम तीनों को कंपेयर करें, रजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को, तो अगर बात करें फेज की, अगर यहाँ पे हम EMF को लेकर के चल रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी, तो रजिस्टर का जो फेज होगा वो होगा ओमेगा टी, कैपेसिटर का जो फेज होगा वो π/2 आगे होगा EMF से, और इंडक्टर का फेज π/2 पीछे होगा। जो पीक वैल्यू आएगी करंट की वो इसमें आएगी E0/R, इसमें वो आएगी E0/XC, XC की वैल्यू रख सकते हैं, और यहाँ पे आएगी E0/XL, और XC की जो वैल्यू होती है वो 1/ओमेगा c, यहाँ पे XL की वैल्यू ओमेगा इंटू L। तो ये हुआ इंडिविजुअल कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर को, अगर हम उनका रिलेशनशिप देख रहे हैं करंट और EMF में। फिर अब हम तीनों को मिक्स करके जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे LCR, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।